हेलो, वो थोड़ा सा बैटरी डाउन हो गई थी हमारे एम्पलीफायर की। तो चलो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या हुआ था। हमने बोला कि हमें क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दी है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाई यानी कि वर्क फंक्शन दिया हुआ है कितना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या बोला, इनके बीच में फार्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू ई माइनस फाइव या ई इक्वल टू के ई प्लस फाइव। फार्मूला को पुट कर दो तो ई इक्वल टू 1.5 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों को ऐड करोगे तो 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अगर हम लोग एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट करते हैं तो लेमडा हमारा किस में आएगा, एंगस्ट्रॉन्ग में। किस में आएगा लेमडा, एंगस्ट्रॉन्ग में। तो देखना हमने क्या किया, लेमडा इक्वल टू 12400 डिवाइड ई, तो यहाँ से 12400 डिवाइड 4.5, जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आया 27555.5 एंगस्ट्रॉन्ग। तो हमारा लेमडा किस में आएगा, एंगस्ट्रॉन्ग में, क्योंकि हमने एनर्जी किस में रखी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे तो लेमडा एंगस्ट्रॉन्ग में आएगा, अगर एनर्जी जूल में रखेंगे तो लेमडा मीटर में आएगा। तो ये सभी को क्लियर है, तो जल्दी से नोट कर लें, 10 सेकेंड का टाइम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला बोलता है कि यदि एक प्रकाश सुग्राही धातु पर न्यू आवृत्ति, क्या न्यू आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाए तो निरोधी विभव 3 वी नॉट हो जाता है। यदि आवृत्ति को कितना कर दिया जाए, 2 टाइम्स, 2 गुना, तो निरोधी विभव हो जाता है 4 वी नॉट। तो बोलता है पहली आवृत्ति का मान न्यू के रूप में ज्ञात करना है। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक प्रकाश सुग्राही धातु थी जिस पर न्यू आवृत्ति का प्रकाश आपतित करें, तो निरोधी विभव कितना हो गया 3 वी नॉट। अब बोलता है कि आवृत्ति को 2 गुना कर दो, यानी कि अब भी न्यू था तो अब कितना कर दो, 2 न्यू कर दो, तो निरोधी विभव बोलता है कि 4 वी नॉट हो जाता है। तो बोलता है पहली आवृत्ति का मान न्यू के रूप में ज्ञात करना है। पहली आवृत्ति का मान किसके रूप में ज्ञात करना है, न्यू के रूप में ज्ञात करना है। इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं। बोलता है इफ ए लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू, जो कि इंसिडेंट होती है ऑन ए लाइट सेंसिटिव मेटल, देन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 3 वी नॉट। यानी कि जब हमारे पास न्यू फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट होता है तो हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल कितनी होती है, 3 वी नॉट। आगे बोलता है इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल, यानी कि अपनी फ्रीक्वेंसी को कितना कर दिए हम लोग, डबल या 2 टाइम्स कर दिए, तो बोलता है उस टाइम पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स 4 वी नॉट। तो बोलता है देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द टर्म ऑफ न्यू। मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसके टर्म में, न्यू के टर्म में। तो देखना जो जो वैल्यू गिवन है वो हम लोग पहले लिख लेते हैं, जो जो वैल्यू गिवन है वो हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो हमने क्या बोला, जो जो वैल्यू गिवन है वो लिख लो। तो हमें उसने बोला कि जब फ्रीक्वेंसी अपनी कितनी है, न्यू, तो हमारे यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना था, 3 वी नॉट। जब हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2 टाइम्स या डबल यानी 2 न्यू हो गया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया, 4 वी नॉट। ये क्लियर है। तो वो बोलता है कि फ्रीक्वेंसी जो न्यू है, कौन सी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, इसकी वैल्यू क्या होगी, और इस न्यू के टर्म में ही हमें आंसर देना है। तो हमें जो गिवन वैल्यू है वो हमने लिख दिया, जो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट क्या करना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, लेकिन आंसर किसके टर्म में होगा, न्यू के टर्म में ही होगा। तो अगर न्यू के टर्म में ही होगा तो हमें जो गिवन वैल्यू है वो हमने लिख दी। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, बोलो, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, नहीं? तो चलो आगे, अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो देखना मैंने क्या बोला, अपने पास जो फार्मूला है, अपने पास जो फार्मूला है क्या, ये देखो, के ई इज इक्वल टू ई माइनस फाइव या ई इज इक्वल टू के ई प्लस फाइव, यही तो फार्मूला होता है अपना, क्या, के ई इज इक्वल टू ई माइनस फाइव या ई इक्वल टू के ई माइनस फाइव। तो यही अपना फार्मूला है। तो क्या 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 बोलो, इस फार्मूले को मैं यूज कर लूँ क्या, के ई इक्वल ई माइनस फाइव, ई माइनस फाइव। तो हमने तुम्हें बताया था, हमने तुम्हें बताया था और नहीं बताया है तो अभी बता दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू भी, या इसी को लिख सकते हो ई बी। क्यू क्या है, चार्ज, क्यू क्या है, चार्ज, तो ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, भी क्या है, पोटेंशियल, भी क्या है, पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्यू भी नॉट लिख दो, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ई भी नॉट, क्या लिख देंगे, ई भी नॉट। तो यहाँ से हम लोग के ई की जगह क्या लिख सकते हैं, ई भी नॉट। तो देखना अपना जब फ्रीक्वेंसी कितना था, न्यू नॉट, तो ये कितना हो गया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वी नॉट, कितना हो गया था,
3v0। हमें क्वेश्चन जैसा बोला है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। क्या कि जब उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया 3v0, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3ev0 इक्वल, तो उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी कितनी है न्यू, तो फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं एच न्यू माइनस फाई को क्या लिख सकते हैं एच न्यू नॉट, क्या लिख सकते हैं एच न्यू नॉट। उसी तरह जब हमारा फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 2 न्यू नॉट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया 4v0, तो क्या इसको लिख सकते हैं 4ev0 इक्वल, क्या लिख देंगे अब हमारा फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 2h न्यू, तो क्या लिख सकते हैं इसको 2h न्यू माइनस कितना h न्यू नॉट, एच न्यू नॉट। तो हमसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो पूछी है उसने, हमसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो उसने पूछी है, तो जैसा क्वेश्चन में बोला था वैसा हमने कर दिया। क्या हमारा फार्मूला यह है के इज इक्वल टू ई माइनस फाइव, क्लियर है। लेकिन हमने तुम लोगों को बताया था या नहीं बताया है, तो अब जान लो कि के ई इक्वल क्या होता है, के ई इक्वल होता है क्यू वी नॉट, या क्यू को हटा करके ई वी नॉट देते हैं, क्योंकि क्यू क्या है एक्चुअल में चार्ज, तो ई क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो वो बोलता है कि जब स्टॉपिंग पोटेंशियल 3v0 है तो उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी कितनी है न्यू, तो हमने लिखा 3ev0 इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यानी कि ई क्या हो जाएगा एच न्यू, फाई क्या हो जाएगा एच न्यू नॉट। जब उसने बोला कि जब हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल 4v0 हो गई तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई थी डबल 2 न्यू, तो हमने लिखा 4ev0 इक्वल टू 2h न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब देखो अगर देखोगे तो हम इसको चाहते हैं कि ये आपस में क्या हो जाए कैंसल हो जाए, तो हम क्या कर रहे हैं, क्या हम लोग इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसमें 4 का और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, क्या इसमें 4 का और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो अगर 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 12 ई भी नॉट इक्वल 4h न्यू माइनस 4h न्यू नॉट, यही आएगा भाई। इसमें 4 का इससे मल्टीप्लाई करो तो 12 आएगा, 4 का इससे 4h न्यू, 4 का इससे तो 4h न्यू नॉट, इसका 3 से करो तो 3 4 जा 12, तो क्या हो जाएगा 12 ई भी नॉट इक्वल, इसका इससे तो कितना हो जाएगा 6h न्यू, 6h न्यू माइनस इसका इससे तो क्या आ जाएगा 3h न्यू नॉट, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, दोनों को क्या कर दें सॉल्व कर दें, तो अगर दोनों सॉल्व करोगे तो ये 12 ई वी नॉट क्या हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो, ये क्या हो जाएगा जीरो। अब ये जीरो हो गया तो ये कितना है 4h न्यू, ये क्या है 6h न्यू, ये कितना आ जाएगा माइनस 2h न्यू, कितना आ जाएगा माइनस 2h न्यू। और देखोगे तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एच न्यू, ये आ जाएगा एच न्यू। तो अब देखोगे तो इसको उस साइड ले जाएं, अगर इसको उस साइड ले जाएं तो क्या आ जाएगा 2h न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट, तो h से h कैंसिल कर दो तो न्यू नॉट कितना आ जाएगा 2 न्यू, कितना आ जाएगा 2 न्यू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उसने यही ना बोला था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू न्यू के टर्म में फाइंड आउट करो, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2 न्यू, कितना हो जाएगा 2 न्यू। तो ये हो गया हमारा आंसर। सभी को क्लियर है? चलो जल्दी से सभी लोग इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट कर लें, या इसको फोटो लेना है फोटो ले ले, फिर उसके बाद आगे चलते हैं जल्दी से। लिख चुके सभी लोग? चलिए आ जाइए चलते हैं आगे। देखना अगला क्वेश्चन, अगला बोला है कि एक धातु जिसकी कार्यफलन कितनी है एच न्यू नॉट, कितनी है एच न्यू नॉट पर 2 न्यू नॉट प्रकाश की आवृत्ति आने पर आपतित करने पर, और दूसरे बार कितना 5 न्यू नॉट की आवृत्ति आपतित करने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के वेग का अनुपात ज्ञात करना है। मतलब ये बोल रहा है कि एक धातु है जिसका कार्यफलन कितना है एच न्यू नॉट, उस पर पहले 2 न्यू नॉट की प्रकाश आपतित कराते थे, फिर उस पर कितना कराएं 5 न्यू नॉट की आवृत्ति की प्रकाश आपतित कराएं। तो वो बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, उस इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी बिटवीन द इमिट इलेक्ट्रॉन, तो हमें क्या निकालना है रेशियो,
क्या निकालना है, रेशियो किसका, इमिट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का। तो वो बोलता है व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट, यानी जब फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट इंसिडेंट होती है ऑन ए मेटल हुज वर्क फंक्शन इज एच न्यू। फिर उसके बाद बोलता है व्हेन लाइट फ्रीक्वेंसी 5 एच न्यू नॉट इंसिडेंट ऑन इट। तो देखना जो जो वैल्यू गिवन है उन सभी को हम लोग लिख लेते हैं, जो जो वैल्यू हमारे पास गिवन है उन सभी को लिख लेते हैं। अब अगर गिवन वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं तो बाकी का जो चीज बचा हुआ है आंसर आ जाएगा। तो सिंपली जो जो वैल्यू दिया है उन सभी को लिख लेते हैं। तो हमारा वर्क फंक्शन दिया हुआ है फाई, कितना कितना दिया हुआ है, एच न्यू नॉट। फिर वो क्या बोलता है फिर वो क्या बोलता है कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 2 न्यू नॉट, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 2 न्यू नॉट और 5 न्यू नॉट, तो उस टाइम पर हमारा वेलोसिटी क्या होगा। तो देखना क्या मैं सिंपल बोल सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई माइनस फाइव, ई माइनस फाइव। क्या इस काइनेटिक एनर्जी को मैं ऐसे नहीं ले सकता, 1/2 mv1 का स्क्वायर इक्वल टू ई क्या होता है एच न्यू, क्या होता है एच न्यू, फाई क्या होता है एच न्यू नॉट, फाई क्या होता है एच न्यू नॉट। यानी काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या लिख दिया, हाफ mv1 का स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो वो बोलता है क्या कि जब फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट हो, क्या फ्रीक्वेंसी कितनी हो 2 न्यू नॉट, तो यहाँ पे एच न्यू के जगह पे क्या लिख देंगे 2 न्यू नॉट, तो यहाँ पे लिख देंगे हाफ mv1 का स्क्वायर इक्वल टू 2h न्यू नॉट माइनस h न्यू, क्योंकि उसने वर्क फंक्शन ऑलरेडी दे रखा है। फिर उसके बाद जब फ्रीक्वेंसी कितनी कर दी उसने 5 न्यू नॉट, तो हमने इसको क्या बोला हाफ mv2 का स्क्वायर इक्वल क्या 5h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट, जैसा उसने क्वेश्चन बोला। पहले कितनी फ्रीक्वेंसी थी 2 न्यू नॉट, अब कितनी हो गई 5 न्यू नॉट। तो पहले बार में हमारी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 का स्क्वायर, सेकेंड बार में हाफ mv2 का स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करो तो यहाँ से देखोगे, तो अगर यहाँ से देखोगे तो क्या क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, ये देखो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं, इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं तो देखोगे हाफ m से हाफ m कैंसल, 2h न्यू माइनस h न्यू कितना बचेगा h न्यू, 5h न्यू माइनस h न्यू कितना बचेगा 4h न्यू। तो देखना यहाँ से क्या हमारे पास ये आ जाएगा v1 का स्क्वायर बाई v2 का स्क्वायर इक्वल 2h न्यू माइनस h न्यू कितना बचेगा h न्यू नॉट बाई 5h न्यू माइनस h न्यू कितना बचेगा 4h न्यू नॉट। तो h न्यू से h न्यू भी कैंसल, तो अपने पास बचा क्या, अपने पास बचा 1/4। तो ये क्या है v1/v2, तो क्या हम लोगों को v1/v2 इक्वल टू कितना आ गया 1/4 पूरे का रूट, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा रूट। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या बोला है, वेलोसिटी का रेशियो तो चाहिए, तो 1/4 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो हमारा जो आंसर है वो यही है, क्या है हमारा जो आंसर है वो यही है कि उसने हमसे पूछा था वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, तो v1/v2 क्या आ जाएगा 1/2 या 1:2, यानी कि v1 रेशियो v2 कितना आ जाएगा 1/2, 1/2। तो ये भी आंसर है, दोनों ही अपने आंसर हैं, जो ऑप्शन में हो उसके हिसाब से हम लोग अपना टिक कर लेंगे। ये सभी को क्लियर है, बोलो क्या ये सभी को क्लियर है। चलो तो जल्दी से सभी लोग इसको नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या उसने बोला है। जल्दी से सभी लोग नोट करें। हाँ चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि एक प्रकाश सुग्राही धातु पर किसी आवृत्ति का प्रकाश आपतित करने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कितनी है के। अब बोलता है कि अगर आवृत्ति को कितना कर दे n गुना, यानी n टाइम्स बढ़ा दी जाए, तो अब हमारी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। व्हेन लाइट ऑफ ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन ए फोटोसेंसिटिव मेटल, बोलता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज के, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है इफ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज n टाइम्स, फ्रीक्वेंसी अब कितना कर दिया n टाइम्स, तो बोल रहा है व्हाट विल बी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो देखना जो जो वैल्यू गिवन है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं और जो फाइंड आउट करना है उसको देख लेंगे। तो देखना उसने क्या बोला, उसने बोला कि अगर हमारे पास मान लो, अगर हमने मान लिया कि चलो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है न्यू, तो जो फ्रीक्वेंसी न्यू है
उस टाइम पर जो हमारी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी थी के। फिर बोलता है कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी n टाइम्स इंक्रीज हो जाए, यानी कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी n न्यू हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी k डैश, ये k डैश क्या होगा, ये k डैश क्या होगा। पहले उसने क्या बोला कि अगर किसी भी फ्रीक्वेंसी का प्रकाश आपतित करते हैं, उसने बोला है ना कि व्हेन आई लाइट सर्टेन फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट इन ए फोटोसेंसिटिव मेटल, तो हमने मान लिया कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी न्यू, तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी के, उसने बोला है ना क्वेश्चन में। फिर उसके बाद वो बोलता है कि अगर बोलता है इफ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज n टाइम्स, अगर फ्रीक्वेंसी को n टाइम इंक्रीज कर दो, तो पहले कितनी थी न्यू, अब कितना कर दिए n न्यू, क्योंकि n टाइम्स इंक्रीज हो गया ना, तो अब फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई n न्यू। तो बोलता है उस टाइम पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो हमने बोल दिया कि उस टाइम पर हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या थी k डैश, उस k डैश की वैल्यू हमें चाहिए। तो क्या क्या बताओ बताओ, ये हमें फार्मूला पता है क्या काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता है क्या, बिल्कुल पता है, के ई इज इक्वल टू क्या होता है ई माइनस फाइव, क्या होता है ई माइनस फाइव। ये फार्मूला हमें पता है या नहीं, अरे बोलो ये फार्मूला हमें पता है या नहीं, बिल्कुल अगर पता है तो देखो 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 इधर देखो, क्या के ई की जगह क्या लिख दें के, इसको पहले देखो के इक्वल टू ई, ई को ये जगह क्या लिख सकते हैं एच न्यू, क्या एच न्यू माइनस फाइव, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है अपनी एन न्यू, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया के डैश, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन हमारा फर्स्ट। फिर वो बोलता है कि अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी के डैश हो जाए तो उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी कितनी होती है एन, एन न्यू, तो हमने बोल दिया एन एच न्यू माइनस फाइव, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। क्या ये सभी को क्लियर है, जैसा उसने बोला कि पहले फ्रीक्वेंसी न्यू थी तो काइनेटिक एनर्जी के, तो हमने लिख दिया के इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है न्यू। अब बोलता है कि अगर फ्रीक्वेंसी एन न्यू हो जाए तो हमने लिख दिया के डैश, क्योंकि उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई के डैश, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी के डैश इक्वल टू एन एच न्यू माइनस फाइव, हमने लिख दिया जैसा क्वेश्चन हमें बोल रहा था। अब देखोगे तो दोनों इक्वेशन में हमें बोला है कि काइनेटिक एनर्जी जो के डैश है उसकी वैल्यू चाहिए, तो उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो कैसे निकालें, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो के डैश माइनस के इक्वल के डैश माइनस के, तो के डैश की वैल्यू एन एच न्यू माइनस फाइव है, तो हमने लिखा एन एच न्यू माइनस फाइव। फिर के की वैल्यू कितनी है एच न्यू माइनस फाइव, तो के की वैल्यू कितनी है एच न्यू माइनस फाइव, एच न्यू माइनस फाइव, जैसा क्वेश्चन ने हमें दिया है उस तरह से हमने कर दिया। तो के डैश माइनस के इक्वल टू, इसको अब पूरा ब्रैकेट ओपन कर लो, एन एन एच न्यू माइनस फाइव माइनस एच न्यू माइनस एच न्यू, और देखो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस फाइव, तो देखोगे ये है माइनस फाइव, ये है प्लस फाइव, दोनों ही क्या हो जाएंगे कैंसल, दोनों ही क्या हो जाएंगे कैंसल, एक है माइनस फाइव एक है प्लस फाइव। तो अब अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा के डैश माइनस के इक्वल क्या बचेगा एन एच न्यू माइनस एच न्यू। तो देखो एच न्यू दोनों में है, तो क्या कर दें कॉमन ले लें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एच न्यू, एच न्यू अंदर क्या बचेगा एन माइनस वन, क्या बचेगा एन माइनस वन, लेकिन हमसे के डैश की वैल्यू पूछा है, हमें के माइनस के डैश की वैल्यू नहीं पूछा है, तो के डैश माइनस के, इस के को इस साइड ले आओ, इस के को इस साइड ले आओ, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे के डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, के डैश की वैल्यू आ जाएगी के प्लस एच न्यू माइनस एन माइनस वन, ये हमारा हो जाएगा के डैश की वैल्यू, ये हमारा क्या हो जाएगा के डैश की वैल्यू, ये हमारा हो गया आंसर, क्या के प्लस एच न्यू एन माइनस वन, क्या हो जाएगा के प्लस एच न्यू एन माइनस वन, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो जल्दी से इसे नोट कर लें, जल्दी से इसे नोट कर लें। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, चलो आ जाओ। अगला क्या लिखा है
मैटर वेव थ्योरी, द्रव्य तरंग सिद्धांत। क्या है? मैटर वेव थ्योरी या द्रव्य तरंग सिद्धांत। तो देखना, जो मैटर वेव थ्योरी है, द्रव्य तरंग सिद्धांत है, उसके बारे में हम लोग कुछ रीड करते हैं और क्या है उसके बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद आगे के पॉइंट सारे रीड करते हैं, फिर उसका जो भी फार्मूला होगा वो देख लेंगे। तो देखना देखना इधर देखो, इधर देखो, हमारा टॉपिक क्या है? मैटर वेव थ्योरी या द्रव्य तरंग सिद्धांत। तो इसमें जो फर्स्ट हाइपोथेसिस है वो क्या है? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली परिकल्पना। क्या है? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली परिकल्पना। तो जो अपने डी ब्रोगली साहब थे, कौन थे? डी ब्रोगली साहब। वो क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली ने कल्पना की कि जिस प्रकार प्रकाश तरंग और कण दोनों प्रकृति दर्शाता है, उसी तरह जो द्रव्य होता है, द्रव्य मैटर, वो भी दोनों प्रकृति दर्शाएगा। द्रव नहीं, लिक्विड नहीं, द्रव्य मैटर। ठीक है? क्या बोला डी ब्रोगली ने कि जैसे लाइट डबल नेचर शो करता है, यानी कि पार्टिकल और वेव नेचर, यानी कि तरंग और कण प्रकृति प्रदर्शित करता है, उसी तरह जो द्रव्य होता है, जो मैटर होता है, वो भी दो नेचर शो करेगा। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार भाई। क्या? डी ब्रोगली इमेज्ड, उसने ऐसा इमेजिन किया, सोचा कि दैट जस्ट ए लाइट शो बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर। तो लाइट कैसी बिहेव शो करती है? बोथ नेचर, लाइट जो है पार्टिकल और वेव दोनों ही नेचर रिप्रेजेंट करती है या शो करती है। तो इसने क्या बोला कि सिमिलरली जो मैटर होता है, कौन? जो मैटर होता है वो भी डबल नेचर शो करेगा, वो भी ड्यूल नेचर शो करेगा। फिर उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो क्या है? गतिशील द्रव्य कण से संबंधित तरंग को द्रव्य तरंग कहते हैं। गतिशील द्रव्य कण मतलब अगर कोई द्रव्य मैटर क्या है? गतिशील है, तो उस कण को क्या बोलेंगे? द्रव्य तरंग। अगर कोई द्रव्य गतिशील कण है, अगर कोई गतिशील द्रव्य कण है, तो उस तरंग को क्या बोलेंगे? द्रव्य तरंग। उसको क्या बोलते हैं? द्रव्य तरंग। लेकिन ध्यान रखना, गतिशील होना चाहिए, मतलब वो रुका हुआ मैटर नहीं होना चाहिए। वो जो हमारा द्रव्य है वो गतिशील होना चाहिए। अगर विराम में है, रुका हुआ है, तो फिर उसको हम लोग द्रव्य तरंग नहीं कह सकते। इंग्लिश में देखना क्या बोलता है? द वेव एसोसिएटेड विथ ए मूविंग मैटर पार्टिकल। ध्यान रखना, वो मूव करना चाहिए, तो उसी को क्या बोलेंगे? मैटर वेव। उसी को क्या बोलेंगे? मैटर वेव। आगे बोलता है पॉइंट, आगे क्या बोलता है कि द्रव्य तरंगे निर्वात में भी गति कर सकती हैं। द्रव्य तरंगे निर्वात में भी गति कर सकती हैं, यानी कि जो अपनी मैटर वेव है वो वैक्यूम में भी मूव करती हैं, वो वैक्यूम में भी मूव कर सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अगला पॉइंट जो है उसने क्या बोला? द्रव्य तरंगे ना तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यानी कि ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, और ना ही मैकेनिकल तरंगे हैं, यानी कि यांत्रिक तरंगे हैं, बल्कि ये प्रायिक यानी कि प्रोबेबिलिटी वेव होती हैं। यानी कि द्रव्य तरंगे ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं और ना ही यांत्रिक तरंगे होती हैं, वो क्या होती हैं? प्रायिक तरंगे। इंग्लिश में क्या बोल रहा है? मैटर वेव आर नाइदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और ना ही मैकेनिकल वेव है, बल्कि वो क्या है? प्रोबेबिलिटी वेव। क्या है? प्रोबेबिलिटी वेव या प्रायिक तरंगे हैं। यानी कि जो हमारी मैटर वेव होती है वो ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है और ना ही मैकेनिकल वेव होती है, तो फिर वो क्या होती है? प्रोबेबिलिटी वेव होती है। अगला देखना, जो थर्ड पॉइंट है सी। तो देखना, अगर सी पॉइंट की बात करें तो वो क्या बोलता है कि गतिशील द्रव्य कण तरंग की तरंग दैर्ध्य या डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होती है। यानी कि अगर हमारा कण क्या है? गतिशील है, अगर हमारा कण कैसा है? गतिशील है, तो उसकी तरंग दैर्ध्य को हम लोग क्या बोलेंगे? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, बोलता है द वेवलेंथ ऑफ ए मूविंग मैटर पार्टिकल। अगर हमारा जो मैटर है वो कैसा है? मूविंग है, अगर वो मूविंग है तो उसको हमेशा हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रोगली डी ब्रोगली वेवलेंथ। यानी कि अगर हमारा जो मैटर वेव पार्टिकल है वो अगर मूव कर रहा है, मूविंग कर रहा है, तो उसकी वेवलेंथ होगी, और उसकी वेवलेंथ को क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? उसके वेवलेंथ को डी ब्रोगली वेवलेंथ या डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तो डी ब्रोगली ने जो हाइपोथेसिस थी उसने ये बताया। तो क्या देखना, क्या मैं यहाँ से फार्मूला डिराइव करने की कोशिश करता हूँ। डी ब्रोगली ने बोला कि जो इसकी वेवलेंथ होती है, जो इसकी वेवलेंथ होती है लेमडा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मोमेंटम के। किसके? मोमेंटम के। ऐसा किसने बोला? डी ब्रोगली ने। तो आप देखोगे लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? 1/p, यानी कि जो हमारा वेवलेंथ है वो मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा
कि अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ से आता है लेमडा इक्वल टू एच बाई पी। क्या आता है? लेमडा इक्वल टू एच बाई पी। एच एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लैंक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? प्लैंक कांस्टेंट। हालांकि इसके बारे में हमने सारी जानकारी पहले ही बता चुके हैं, पहले या दूसरे लेक्चर में इसके बारे में बता चुके थे कि एच क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.64 इंटू 10 की पावर -34। तो इसकी वैल्यू हमने बता दी है 6.64 इंटू 10 की पावर -34 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर या जूल पर सेकेंड होती है। तो एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। तो यहाँ पर लेमडा क्या होगी भाई? यहाँ पे पी जो है अपना है मोमेंटम। पी क्या है? मोमेंटम। पी क्या है? मोमेंटम। हिंदी में बोलते हैं संवेग। हिंदी में बोलते हैं संवेग। और लेमडा क्या है भाई? लेमडा है वेवलेंथ। लेमडा क्या है? लेमडा है वेवलेंथ। लेमडा है वेवलेंथ। हिंदी में क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं? तरंग तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। तो डी ब्रॉगली ने ये चीजें बताई थी। क्या? कि जो हमारा डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य है या डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा एच। इस एच को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.64 इंटू 10 की पावर -34 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर या कि फिर जूल सेकेंड होती है, जो कि हमने पहले या दूसरे लेक्चर में डिस्कस कर लिया था जहाँ पे प्लांक क्वांटम थ्योरी डिस्कस किए थे। तो यहाँ से हमने ये सारी चीजें देख ली। और अगर आप लोगों को पता हो, तो आप लोग पढ़े लिखे हो, तो क्या आप लोगों को पता है कि मोमेंटम p इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि p इज इक्वल टू m इनटू v होता है। क्या ये बात सभी को पता है? क्या ये बात सभी को पता है कि लेमडा इज इक्वल टू p इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू v। m इंटू v। तो बताओ आप लोग अगर आप लोग पढ़े हो तो देखो, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है के ई, क्या होता है? हाफ एम भी स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम भी स्क्वायर। अच्छा, क्या एम भी स्क्वायर को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? ये देखो, भी स्क्वायर को मैं भी इंटू भी लिख सकता हूँ। अरे बोलो, भी स्क्वायर को भी इंटू भी लिख सकता हूँ या नहीं? बोलो, भी स्क्वायर को भी इंटू भी लिख सकता हूँ? अरे बोलो, क्या लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा लिखा जा सकता है, तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो ना, हमारे पास जो हम बता रहे हैं वो देखना। हम क्या बोल रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं कि अपने पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? हाफ एम भी स्क्वायर। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैं जो मेरा मास है एम, उसको क्या करते हैं? दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर भी एम का मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी m का मल्टीप्लाई कर दो। तो दोनों साइड हमने क्या किया? m का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर पे क्या आ जाएगा? m के ई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m स्क्वायर भी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो देखो, m भी है तो m इंटू भी क्या होता है? p। तो m स्क्वायर भी स्क्वायर क्या आ जाएगा? p स्क्वायर। तो यहाँ से इस 2 को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा? 2m के ई इज इक्वल क्या आ जाएगा? p स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं p इक्वल टू √2m के ई बोल सकते हैं। तो उस फार्मूले को देखो, तो क्या यहाँ से हम लोग हटा करके p की वैल्यू m भी और p की वैल्यू √2m के ई लिख सकते हैं। और अगर तुम्हें पता हो तो अभी हमने बताया था, अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में, कि के ई इज इक्वल टू होता है, के ई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है क्यू भी, या इसी को क्या बोलते हैं? ई भी। ऐसा बोले थे, ऐसा बताए थे अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या क्या ये देखना, इधर इधर देखना, इधर क्या इस फार्मूले को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते? लेमडा इक्वल टू एच बाई पी। पी को हटाओ, क्या लिख दो? एम बी। तो लेमडा इज इक्वल टू एच बटे एम बी। अगर इसको हटाओ, एम भी को भी हटाओ, तो पी की वैल्यू कितनी है? √2m के ई। तो यहाँ से एच बाई क्या लिख सकते हैं? √2m के ई काइनेटिक एनर्जी। इसको भी हटाओ तो क्या लिख सकते हो? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह पे लिख सकते हो क्यू भी। तो एच बाई क्या लिख सकते हो? √2m √2m के ई की जगह क्या लिख दो? क्यू भी। तो 2m क्यू भी, ये हमारा आ गया फार्मूला। तो ये हमारे पास क्या आ गया? फार्मूला। ये पूरा फार्मूला एक साथ हमने लिख लिया।
ताकि सारा एक जगह रहे तो कोई दिक्कत ना हो। 2m3v, ये सभी को क्लियर है क्या? ये बताओ क्या बात, ये सभी को क्लियर है? हाँ, ये मैं रेड से लिख दे रहा हूँ, 2m3v, ये लो। अब ठीक है, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो गया, एच बाई पी इक्वल टू एच बाई एम बी, ये इक्वल टू एच बाई रूट टू एम के ई, या उसी को लिख सकते हो रूट टू एम क्यू बी। तो हमने यहाँ पर इसका फार्मूला देख लिया। अच्छा, डबल हो गया, चलो इसको मैं मिटा के लिख दे रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। 2m3v, ध्यान देना बेटा, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे m क्या है, मास, यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे v वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे v क्या है, पोटेंशियल, और q क्या है, चार्ज। यहाँ पे v वेलोसिटी नहीं होगी, वेलोसिटी केवल यहाँ पे है, यहाँ पे ये वेलोसिटी नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे q के इज इक्वल टू क्या है, क्यू वी, क्यू क्या होता है, चार्ज, v क्या होता है, पोटेंशियल। तो यहाँ पे v हमारी पोटेंशियल होगी, ना कि वेलोसिटी होगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है? बोलो, यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट? चलो तो जल्दी से ये सारा पॉइंट नोट करो, फिर आगे चलते हैं जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो भाई, आ जाओ वापस। चलो अगला देखते हैं। हमें एक नोट लिखा हुआ है, क्या, द्रव्य तरंगे केवल गतिशील कण से संबंधित होती हैं। तो हमने पहले ही बताया था कि अगर कोई पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट में है, गतिशील नहीं है, विराम में है, तो फिर वो द्रव्य तरंग नहीं होगा। तो यही तो ये बता रहा है क्या, कि केवल द्रव्य तरंगे गतिशील कण से संबंधित होती है। अगर कण स्थिर है तो वो द्रव्य कण या द्रव्य तरंग नहीं हो सकता, यानी कि स्थिर कण से संबंधित द्रव्य तरंग नहीं होती है, केवल और केवल गतिशील कण से संबंधित द्रव्य तरंग होती है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, क्या बोलता है, मैटर वेव आर रिलेटेड ओनली टू मूविंग पार्टिकल। जो मैटर वेव है वो ओनली मूविंग पार्टिकल से रिलेट होती है। अगर वो हमारा पार्टिकल रेस्ट में है तो फिर उसको हम लोग मैटर वेव नहीं बोलेंगे। तो बोलता है एंड नॉट टू स्टेशनरी मैटर पार्टिकल, यानी कि अगर वो स्टेशनरी फेज में है या रेस्ट में है तो ऐसे पार्टिकल को हम लोग कभी भी मैटर वेव नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखना। अब इसमें हमने कुछ तुम्हारे काम की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और उसका टेबल हमने बना के लाया है। ये बहुत ही काम की चीजें हैं, क्योंकि अब हमारा पीईई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव वाला चैप्टर का एक पार्ट खत्म हो गया। इसमें 2 पार्ट है। हमने क्या बोला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में 2 पार्ट है। पहला पार्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश वैद्युत प्रभाव, दूसरा इसका पार्ट है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस या मैटर वेव थ्योरी। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो खत्म हो चुका है, उससे एक क्वेश्चन फिक्स है। एक क्वेश्चन तुम्हारा कहाँ से आएगा, यहाँ से, मैटर वेव थ्योरी से। यानी कि ओवरऑल ये जो अपना चैप्टर है इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, हमने पहले ही बताया था, और कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन पीईई यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आएगा और एक क्वेश्चन मैटर वेव थ्योरी से आएगा, ये फिक्स है। तो 2 तो है, आएगा ही, 3 और 4 आ जाए तो और अच्छी बात है। तो देखना, अब एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा मैटर वेव थ्योरी से, चाहे डी ब्रॉगली से आ जाए या और किसी से रिलेटेड क्वेश्चन से आ जाए, लेकिन आएगा फिक्स, ये तय है। तो अब हमने कुछ चीजें टेबल में बना करके लाए हैं, ताकि तुम्हें अगर पता है, जो मैं बना के लाया हूँ, लिख के लाया हूँ, अगर ये तुम्हें पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आज सभी लोग जान लो और नोट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो देखना क्या क्या लिखा हूँ मैं, इधर लिखा हूँ पार्टिकल यानी कण, इधर लिखा है सीरियल नंबर, इधर पे है चार्ज या आवेश यानी कि किस पर कितना चार्ज है, इधर पे हमने लिखा है मास या द्रव्यमान। तो देखना, जो सबसे पहला पार्टिकल है उसको हमने बोला बीटा निगेटिव। बीटा निगेटिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन। बीटा निगेटिव को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। और हमने फिर ऑब्लिक लगाया है और लिखा है बीटा पॉजिटिव। तो बीटा पॉजिटिव को बोलते हैं पॉजिट्रॉन और बीटा निगेटिव को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। बीटा पॉजिटिव को क्या बोलेंगे, पॉजिट्रॉन, और बीटा निगेटिव को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है। अगर बीटा निगेटिव है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, और अगर बीटा पॉजिटिव है तो वो क्या होगा, पॉजिट्रॉन। इसीलिए मैंने दोनों को अलग अलग बताया है। ये देखो, बीटा निगेटिव को इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, बीटा निगेटिव को इलेक्ट्रॉन, और बीटा पॉजिटिव को पॉजिट्रॉन। लेकिन हम लोग अगर यहाँ पे चार्ज की बात करें, क्यू ई,
या क्यूपी। क्यूई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यूपी मतलब चार्ज ऑफ पॉजिट्रॉन। तो दोनों का चार्ज सेम होता है, कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। लेकिन लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका चार्ज निगेटिव होता है, पॉजिट्रॉन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन हमें हमें केवल और केवल यहाँ पर मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, माइनस प्लस है उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखना, एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, क्या, -1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। पॉजिट्रॉन का होता है +1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर के क्वेश्चन में हमें केवल और केवल इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मैग्नीट्यूड, परिमाण लेना है। माइनस है या प्लस है उससे हमें मतलब नहीं है, माइनस प्लस को नहीं लेना है। इसलिए हमने यहाँ पे ये देखो मैग्नीट्यूड लिया है, क्या, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, निगेटिव, -1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है, पॉजिट्रॉन का पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ध्यान रखना ये kg में हमने लिखा है, अगर तुम्हें ग्राम में बोल दे, अगर तुम्हें ग्राम में बोल दे तो क्या करोगे, kg को ग्राम में कन्वर्ट करोगे, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 1000 से क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, अगला देखना, दूसरा जो पार्टिकल है वो है कौन, प्रोटॉन। कौन है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्यूपी, चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्यूपी, वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। यानी इसका भी चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के जैसे, बट इसका चार्ज पॉजिटिव में होता है। अगर इसके मास की बात करें तो इसका मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। कितना, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ध्यान रखना यहाँ पे फिर से हमने kg में लिखा है, लेकिन अगर तुमसे ग्राम में वैल्यू पूछ लिया जाए तो 1000 से क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई, या केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, 1 kg इक्वल 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा आंसर ग्राम में आ जाएगा। फिर तीसरा हमने लिखा है न्यूट्रॉन। तीसरा क्या लिखा है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है भाई, न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल उदासीन होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होगा, 0। लेकिन न्यूट्रॉन का मास होता है, न्यूट्रॉन का मास होता है। हमने ये बात तुम लोगों को पहले भी बताई थी कि किसी पार्टिकल में अगर मास है, किसी पार्टिकल का मास है तो उसका चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन अगर किसी पार्टिकल का मास नहीं है तो उस पर चार्ज कभी नहीं होगा जिंदगी में। ये मेरी बात लिख करके नोट कर लेना। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पहला या दूसरा लेक्चर में मैंने बताया था कि जो फोटोन होता है उसका रेस्ट मास क्या होता है, 0। जब उसका रेस्ट मास 0 होगा तो उस पर चार्ज भी क्या होगा, 0, क्योंकि विदाउट मास के चार्ज नहीं हो सकता, लेकिन विदाउट चार्ज के मास हो सकता है, विदाउट मास के चार्ज हो सकता है। ये मेरी बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं है लेकिन मास होगा, ये ध्यान रखना कि चार्ज नहीं है तो मास होगा। लेकिन अगर मास नहीं है, अगर मास किसी का 0 हो गया, द्रव्यमान अगर किसी का 0 हो गया तो उस पर चार्ज कभी भी नहीं हो सकता है। ये मेरी बात नोट करके लिख लेना। तो देखना इसका चार्ज न्यूट्रॉन का 0 है लेकिन मास इसका होता है कितना, 1.675 इंटू 10 की पावर 27 kg। अब देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। कितना, इसका है 67, इसका है 675, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो जनरली अगर हमसे कोई प्रैक्टिकली बात कर ले, प्रैक्टिकली कोई पूछ दे, तो जनरली न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से ज्यादा होगा, न्यूट्रॉन का जो मास होगा प्रोटॉन से ज्यादा होगा। लेकिन लेकिन इस चैप्टर में कैलकुलेशन में हम लोग जनरली मानते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है प्रोटॉन के मास के। ठीक है, अगर कोई हमसे प्रैक्टिकली पूछे तो क्या बताएंगे कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से मैक्सिमम होता है। लेकिन हमारे कैलकुलेशन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के मास को ऑलमोस्ट अप्रोक्स इक्वल ही मान के चलेंगे, ये ध्यान रखना। तो हमने ये चीज यहाँ पे लिख दी है कि जो प्रैक्टिकली बात है वो ये है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। लेकिन हमारे कैलकुलेशन में ये काम आएगा, हमारे कैलकुलेशन में हम लोग अप्रोक्सली मान लेते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास अप्रोक्स क्या होता है, इक्वल ही होता है। लेकिन ऐसा ध्यान रखना कि केवल कैलकुलेशन में करना है, अगर कोई हमसे प्रैक्टिकली पूछ ले तो न्यूट्रॉन का मास जनरली ज्यादा होता है। आगे देखना, अगला है ड्यूट्रॉन।
अगला क्या है ड्यूट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन जो होता है 1H2 होता है, मतलब हाइड्रोजन का जो हमने बताया था तुम्हें आइसोटॉप, हाइड्रोजन के आइसोटॉप प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन का आइसोटॉप जिसका एटॉमिक नंबर 1 हो बट एटॉमिक मास कितना हो 2, तो उसको क्या बोलते हैं ड्यूट्रॉन, यानी 1H2। 1 क्या है इसका एटॉमिक मास या परमाणु क्रमांक, 2 क्या है इसका एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान। तो 1 है एटॉमिक नंबर और 2 है एटॉमिक मास। तो इसको अगर हमसे पूछे कि ड्यूट्रॉन क्या है तो 1H2, यानी जिसका एटॉमिक नंबर 1 हो और मास 2 हो उसको क्या बोलते हैं ड्यूट्रॉन। और अगर मास और एटॉमिक नंबर दोनों सेम हो जाए तो वो होता है प्रोटॉन, या उसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन। भाई प्रोटॉन क्या होता है, ये देखो प्रोटॉन यही तो होगा 1H1, भाई यही तो होगा प्रोटॉन। अरे बोलो क्या, जिसका मास और एटॉमिक नंबर दोनों सेम है वो क्या होगा प्रोटॉन, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं, जीरो है। तो ये होता है ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन का देखो जो चार्ज होता है क्यू ड्यूट्रॉन इक्वल टू क्यू प्रोटॉन, दोनों के चार्ज इक्वल होते हैं। दोनों के चार्ज ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज इक्वल होंगे, कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, लेकिन दोनों के चार्ज प्लस में होंगे, ध्यान रखना। माइनस में इलेक्ट्रॉन का केवल चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन का भी प्लस में ही होता है। मास की बात करें तो मास जो होता है 2 टाइम्स होता है किसका प्रोटॉन का, क्यों, क्योंकि ये देखो इसका एटॉमिक मास, ये देखो प्रोटॉन है 1H1, क्या है 1H1, तो इसका मास क्या है MP 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, लेकिन ये क्या है 1H2, तो इसका मास प्रोटॉन का डबल होता है, क्या मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो MT मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू 2MP यानी मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये होता है। अगला है अल्फा पार्टिकल, तो 2He4, 2He4 को ही हम लोग क्या बोलते हैं अल्फा पार्टिकल या अल्फा कण। तो देखना अल्फा का जो चार्ज होता है वो 2Qp होता है, मतलब जो प्रोटॉन का चार्ज है उसका डबल चार्ज किस में होता है अल्फा पार्टिकल में। मास किसका होगा, तो मास इसका 4 टाइम्स होता है प्रोटॉन का, मास ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये आपको टेबल याद रखनी है, क्योंकि आगे हमारा जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें यही सब चीज पूछेगा कि प्रोटॉन ये है ड्यूट्रॉन ये है तो इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे आएंगे, तो आप ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट बातें। अभी क्वेश्चन जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये जल्दी से आप लोग एक बार देख लें, एक बार याद कर लें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल भी अभी हम लोग कर लेंगे। तो जल्दी से सभी लोग देख लें, फिर उसके बाद आगे देख चलते हैं। चलो भाई आ जाओ, चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे क्वेश्चन को देखते हैं। पहले थोड़ा सा और थ्योरी देख लेते हैं क्या दिया है, उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये लो अगला बोलता है भी विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है उसको हमने वोल्टेज भी दिया तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा। हालांकि वो मैं बता चुका हूं लेकिन फिर एक बार बता देता हूं। इंग्लिश में क्या बोला है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू द ए पोटेंशियल डिफरेंस भी इच, यानी कि अगर भी डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस से अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करे तो उसका वेवलेंथ यानी कि लेमडा क्या होगा। तो अभी देखो हमने फार्मूला बताया था तुम्हें, लेमडा इक्वल टू एच बाई पी, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, लेमडा इक्वल टू एच बाई पी इक्वल टू एच बाई एम बी इक्वल टू एच बाई रूट 2m के ई इक्वल टू एच बाई रूट 2m क्यू भी। ये फार्मूला अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था, देखना ये फार्मूला हमने अभी पिछले स्लाइड में पढ़ा है। ये देखो ये एच बाई पी एच बाई एम बी एच बाई रूट 2m के ई एच बाई रूट 2m क्यू भी। तो यही फार्मूला हमने फिर से लिख दिया कि ऐसा होता है। कैसे डेराइव करना है ये अभी हमने पिछले स्लाइड में बताया था। तो देखो हमें क्या बोला है कि भी पोटेंशियल डिफरेंस या भी विभवांतर से करे तो लेमडा क्या आएगा। तो हमारा ये और ये फार्मूला यूज होगा, कौन सा, लेमडा इक्वल टू एच बाई रूट 2m क्यू भी, ये हमें यूज करना है।
फार्मूला इतना है, लेकिन हमें चाहिए केवल ये, ठीक है, हमें केवल ये चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v, और हमसे पूछा क्या है, वेवलेंथ। तो देखो हमें मास इलेक्ट्रॉन का पता है, क्योंकि बात किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की, और हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, और अगर चार्ज की बात करें तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। और एच की वैल्यू भी हमें पता है, 6.64 इंटू 10 की पावर माइनस 34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकदम अच्छा सा तरीका और ट्रिक बता रहा हूँ। हालांकि तुम ये सारी वैल्यू रख करके सॉल्व करोगे तो जो मैं लिख रहा हूँ आंसर वही आएगा, लेकिन लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ चुपचाप वो कर लो, भाई आंसर तो वही आएगा जो मैं बताऊंगा, लेकिन लेकिन तुम करोगे, टाइम लगाओगे, तो क्या मतलब है? क्योंकि हमें क्वेश्चन 1 मिनट में करना है ना यार। तो ये बार बार थोड़ी वैल्यू रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, इसका चार्ज इतना है, प्लैंक कांस्टेंट इतना है। सीधा एक वैल्यू निकालते हैं, लेमडा और v, केवल यही दो वेरिएबल है भाई, मास, चार्ज और h, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम जो वैल्यू लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, लेमडा इक्वल टू 12.27 बाई रूट भी, ये ध्यान रखना। तो हमारा जो आंसर आएगा, जो हमारा लेमडा आएगा वो किस में आएगा, एंगस्ट्रॉन्ग में। हमारा जो लेमडा आएगा वो किस में आएगा, एंगस्ट्रॉन्ग में। ये भी क्या है, वोल्टेज, ध्यान रखना, भी क्या है, वोल्टेज। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, भी वोल्टेज या पोटेंशियल है, भी क्या है, पोटेंशियल, भी पोटेंशियल है, हिंदी में बोलते हैं विभव, भी पोटेंशियल है, या हिंदी में बोलते हैं इसको विभव। ये आप लोग याद रखोगे कि अगर हमें अगर हमें अगर हमें वोल्टेज जो है, भी जो है वोल्टेज में रखोगे तो हमारा लेमडा किस में आएगा, एंगस्ट्रॉन्ग में। किस में आएगा, एंगस्ट्रॉन्ग में। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का, तो इसको लेमडा ई लिख सकते हो, यानी कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, 12.27 बाई रूट भी। तो आंसर किस में आएगा, एंगस्ट्रॉन्ग में। लेकिन ध्यान रखना कि v की वैल्यू किस में रखोगे, वोल्टेज में। v की वैल्यू किस में रखोगे, वोल्टेज में। लेकिन अगर ध्यान रखो, अगर ध्यान दो, तो हमसे ये भी तो पूछ सकता है कि वोल्टेज अगर इतना है तो वेवलेंथ क्या होगी। अगर हमसे इसका उल्टा भी तो पूछ सकता है, अगर हम लोग वेवलेंथ निकाल सकते हैं तो वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, यानी कि वेवलेंथ दे दे वोल्टेज पूछ ले, या वोल्टेज दे दे वेवलेंथ पूछ ले। क्यों? क्योंकि बाकी वैल्यू तो सब कांस्टेंट है। तो देखना, अगर तुमसे पूछ ले क्या कि वेवलेंथ क्या, सॉरी वोल्टेज क्या होगा अगर वेवलेंथ दे, तो जो वोल्टेज होगा तुम्हारा, भाई अगर इस रूट को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा स्क्वायर। तो 12.27 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 150 अप्रोक्सली। कितना आएगा, 150 बाई लेमडा इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, लेमडा इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। तो अगर वोल्टेज हमसे पूछ ले, अगर हमसे वोल्टेज या पोटेंशियल पूछ ले, तो हमारा आंसर किस में आएगा। लेकिन ध्यान रखना कि जो लेमडा का स्क्वायर रखोगे वो एंगस्ट्रॉन्ग में ही रखना, ये बात ध्यान रखना। ये जो एंगस्ट्रॉन्ग में वैल्यू है लेमडा, यानी कि वेवलेंथ की वैल्यू एंगस्ट्रॉन्ग में रखोगे तो हमारा जो ये आएगा वोल्टेज, वो किस में आएगा, पोटेंशियल, वो वोल्ट में आएगा। वो किस में आएगा, वोल्ट में। किस में आएगा, वोल्ट में। तो ये हमारे पास वोल्टेज का फार्मूला हो गया। ये हमारे पास दो फार्मूले हो गए। अगर वेवलेंथ पूछ ले तो लेमडा इज इक्वल टू 12.27 बाई रूट भी, लेकिन ध्यान रखना कि भी जो है वोल्टेज में रखोगे तो लेमडा एंगस्ट्रॉन्ग में आएगा। इसको उल्टा कर दे, यानी कि इस रूट को हटाओगे तो इधर स्क्वायर आएगा, इधर भी स्क्वायर आएगा। तो 12.27 का स्क्वायर कितना होता है, अप्रोक्सली 150 होता है। तो यहाँ से हमने वोल्टेज का डायरेक्टली फार्मूला लिख दिया 150 बाई लेमडा ई स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना लेमडा यहाँ पे एंगस्ट्रॉन्ग में ही रखना बेटा, अगर लेमडा एंगस्ट्रॉन्ग में नहीं रखोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तुम्हारा आंसर फिर कुछ गलत आ जाएगा। तो ध्यान रखना कि ये हमेशा किस में रखोगे, ये हमेशा तुम लोग रखोगे एंगस्ट्रॉन्ग में। ये सभी को क्लियर है, बोलो भाई, ये सभी को क्लियर है। अगला है हमारा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, अभी हमने वोल्टेज निकाला, क्या वोल्टेज v इज इक्वल टू 150 बाई लेमडा ई स्क्वायर। लेकिन लेमडा को किस में रखना है, एंगस्ट्रॉन्ग में। तो हमारा आंसर किस में आएगा, वोल्ट में। किस में आएगा, वोल्ट में। ये अभी हमने फार्मूला पढ़ा। तो हमसे बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो अभी हमने तुम्हें बताया था काइनेटिक एनर्जी के
ई इज इक्वल टू क्या होता है भाई, क्यू भी, या इसी को लिख सकते हो क्या, ई भी। तो हमारा जो भी ये वोल्टेज है उसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का क्या कर दे, मल्टीप्लाई। भाई ये क्या है, वोल्टेज, इस वोल्टेज में अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या काइनेटिक एनर्जी नहीं आ जाएगी। ये देखो काइनेटिक एनर्जी का हमने फार्मूला लिखा है क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू भी या ई भी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वोल्टेज में मल्टीप्लाई कर दो तो हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो क्या यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू लिख सकते हैं 150 ई भी बाई लेमडा इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, लेकिन लेमडा किस में रखना है, एंगस्ट्रॉम में, तो यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना ये काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। ये काइनेटिक एनर्जी जूल में नहीं आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। किसमें आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में नहीं आएगी। ये आप ध्यान रखोगे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। अगर तुम्हें जूल में कन्वर्ट करना है तो मैंने तुम्हें बताया था पिछले लेक्चर में कि क्या करोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा आंसर किस में आ जाएगा, जूल में। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से क्या कर दो, डिवाइड, तो तुम्हारा आंसर जूल में आ जाएगा। ये सभी को बात क्लियर है, अरे बोलो। अच्छा, इसको लिखने के लिए टाइम नहीं दिए थे क्या, चलो अच्छा जल्दी से 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट बोल रहे हैं, 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे उस स्लाइड पे चलते हैं जो अभी समझा रहे थे। जल्दी से कर लो सभी लोग। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये तो यहाँ तक की कहानी हमने बता दी, अब आगे देखते हैं। तो देखना अगला हमारा पॉइंट क्या है, टी केल्विन ताप पर अनावेशित कण से संबंधित डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। मतलब अपने पास एक अनचार्ज पार्टिकल है, उसको अगर टी केल्विन ताप तक टेम्परेचर दिया जाए या हीट किया जाए तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी। इंग्लिश में क्या लिखा है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द अनचार्ज पार्टिकल द टेम्परेचर टी केल्विन इज। तो देखो हमने, हमारे पास अभी देखना लेमडा इज इक्वल टू क्या था, h/√2m/k/E, यही था, अरे बोलो, या कि फिर 2m/q भी लिख दो या 2m/k लिख दो, दोनों का मतलब एक ही है। इस फार्मूले को हम लोग कई बार देखा। तो देखना काइनेटिक एनर्जी, तो आप लोग जब 11th का एक चैप्टर पढ़ोगे KTG, मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर एक चैप्टर आता है KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का अणुगति सिद्धांत। तो वहां पर एक फार्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी, के ई इज इक्वल टू 3/2 KT। क्या होता है, 3/2 KT। ये ध्यान रखना कितना होता है, 3/2 KT। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 3/2 KT। तो यहाँ पर जो 3/2 KT होती है काइनेटिक एनर्जी, KE काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है कितना, 3/2 KT। के क्या है, वोल्टेज मैन कांस्टेंट है, के क्या है, वोल्टेज मैन कांस्टेंट है। ध्यान रखना यहाँ पे जो के है मैंने ऊपर लिख दिया है, के क्या है, वोल्टेज मैन कांस्टेंट। क्या होता है, R/Na, क्या होता है R/Na, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर या अवोगाद्रो संख्या, आर क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक या इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो जब आर की वैल्यू 8.3 होती है जूल में और Na की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23, तो उसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास वोल्टेज मैन कांस्टेंट की वैल्यू आती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, ये इसकी वैल्यू आती है। तो हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिख दिया 3/2 KT। के क्या है, वोल्टेज मैन कांस्टेंट, के क्या है, वोल्टेज मैन कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर, के क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का हम लोग फार्मूला पुट कर सकते हैं, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पुट कर सकते हैं क्या भाई, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पुट कर दो। तो देखना यहाँ पर h/√2m 3/2 KT, तो 2 से 2 उड़ा दो तो क्या आ जाएगा, 3m KT। तो यहाँ से हमारे पास लेमडा का फार्मूला क्या आ गया, h/√3m KT, क्या √3m KT, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। भाई बाकी सारा चीज तुम्हें पता ही है, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, 3
3 तो कांस्टेंट वैल्यू है। m क्या है? m तुम्हारा क्या है? मास है। k क्या है? वोल्टेज में कांस्टेंट है। t क्या है? टेम्परेचर है। के क्या है? वोल्टेज मेन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे बताई है कितनी, के इक्वल होता है आर बाई एन ए। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी 3 वैल्यू होती है, एक तो होता है जूल में, एक होता है केल्विन में, और एक होता है तुम्हारा लीटर एटीएम में। तो आर की 3 वैल्यू होती है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री तो वहाँ पर ये मैं बता दूंगा, या जब उसी में के टी चीजें पढ़ाऊंगा 11th का चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो इस आर की 3 वैल्यू होती है, एक जूल में होता है, एक केल्विन में होता है, और एक लीटर एटीएम में होता है। तो जब आर और एन ए की वैल्यू पुट करोगे तो इसका आंसर आता है वोल्टेज मेन कांस्टेंट का 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। और याद रखना, ये जो हमने फार्मूला लिखा है ये तुम्हारे नीट में 2 बार एजीटीज, तुम्हारे नीट में 2 बार एजीटीज इसी फार्मूले को ही पूछ लिया है। क्वेश्चन एक बार क्या 2 बार तुम्हारे नीट में एजीटीज इसी फार्मूले को ही उठा करके दे दिया। तो ध्यान रखना, इसको बहुत ही आसान है, क्या काइनेटिक एनर्जी का हमने फार्मूला रखा और ये हमारे पास आ गया। तो ये इसको ध्यान रखना कि एच इट इज इसी फार्मूले को कई बार उसने पूछ लिया है, कितना, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई रूट 3 एम के टी। ये सभी को क्लियर है क्या? हाँ बोलो भाई, सभी को क्लियर है? चलो तो अब अगला देखते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है। तो अगला अगर हम लोग देखें तो उसके बारे में अगर बात करें तो देखना, अगला जो पॉइंट है वो क्या है, v वेग से गतिशील आवेश q जब चुंबकीय क्षेत्र p में लंबवत प्रवेश करता है तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तो अगला देखना, इंग्लिश में क्या बोला है, व्हेन ए चार्ज q moving with a velocity v enter the magnetic field b perpendicularly then the de Broglie wavelength। मतलब क्या बोल रहा है कि हमारे पास यहाँ पर जो क्या है, हमारे पास जो पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल है, उसका चार्ज q है और वो मैग्नेटिक फील्ड p में v वेलोसिटी से परपेंडिकुलर इंटर करता है, तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। तो ये बताओ तुम लोग हमें, क्या अभी हमने तुम्हें लेमडा के बारे में बताया, क्या लेमडा इज इक्वल टू एच बटे पी इक्वल टू एच बाई एम भी, ये हमने बताया है। तो क्या हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या, लेमडा ये तो अपना फार्मूला ही होता है, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम भी, ऐसा लिख सकते हो? अरे बोलो, अरे यस या नो, क्या लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम भी लिख सकते हैं या नहीं? अरे बोलो, क्या लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम भी लिख सकते हैं? लेकिन ये बोल रहा है कि कहाँ प्रवेश करता है, मैग्नेटिक फील्ड में, कैसा, परपेंडिकुलर। तो देखो, जब मैग्नेट चैप्टर आप पढ़ोगे तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर करता है तो उस पर जो है फोर्स अप्लाई होता है, और फोर्स अप्लाई होने के कारण वो सर्कुलर पाथ में रोटेट होना स्टार्ट कर देता है, या कि फिर सर्कुलर पाथ में चला जाता है। तो सर्कुलर पाथ में जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा, कैसा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। कैसा बल लगेगा, अभिकेंद्रीय बल। तो वो बल इसके इक्वल होगा, क्या, इसके इक्वल एम वी स्क्वायर बाई आर। ये क्या है हमारा फोर्स, ये क्या है फोर्स, कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल। तो ये हमारा जो फोर्स होता है ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल। तो हमने क्या बोला, हमने क्या बोला कि जो कोई मूविंग पार्टिकल या गतिशील आवेश अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर करता है तो उस पर फोर्स अप्लाई होता है, और उस फोर्स पर क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है, जिसकी वैल्यू होती है एम बी स्क्वायर बाई आर। या कि सर्कुलर मोशन में भी आप पढ़ोगे कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, एम बी स्क्वायर बाई आर। वो फोर्स क्या होता है, एम बी स्क्वायर बाई आर। तो अगर आप लोग देखोगे तो फोर्स क्या होता है, एम बी स्क्वायर बाई आर। अच्छा, इसको अभी ध्यान रखना कि ये हमारे पास है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फोर्स क्या होता है, एम बी स्क्वायर बाई आर। कहाँ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो वो क्या होता है, क्यू बी बी। क्या होता है, क्यू बी बी। फोर्स क्या होता है, क्यू बी बी। यानी कि अगर कोई पार्टिकल क्यू चार्ज से v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उस पर फोर्स लगता है। आप लोग जब ये वाला रूल पढ़ोगे, क्यू बी बी, राइट हैंड थंब रूल, तो जब राइट हैंड पाम रूल पढ़ोगे तुम लोग तो ये क्यू बी बी, यानी कि ये हो गया तुम्हारा चार्ज, ये हो गया वेलोसिटी, और ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स जो है अप्लाई इस पर होता है, तो एम बी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्यू बी बी, ये होता है। तो देखो यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो v से v क्या हो जाएगा, कैंसल। तो v से v एक कैंसल कर दो तो हमारे पास क्या बचेगा, एम भी इज इक्वल टू क्यू बी आर।
क्या बचेगा, एम भी इज इक्वल टू क्यू बी आर। ये देखो एम भी यहाँ भी है, तो इसको यहाँ से लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या समीकरण एक से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या समीकरण एक से, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ से लेमडा इक्वल क्या लिख सकते हो, एच बाई एम बी। एम बी की वैल्यू कितनी है, क्यू बी आर, क्या है, क्यू बी आर। तो ये हमारे पास आ गया डी ब्रोगली वेवलेंथ। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, क्यू क्या है, चार्ज, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, आर क्या है, सर्कुलर पाथ की रेडियस। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। हाँ लिख दे रहे हैं, बिल्कुल परेशान मत हो। क्यू क्या है भाई, चार्ज, क्यू क्या है, चार्ज। आर क्या है, रेडियस, आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। हिंदी में, अरे यार हिंदी में इसको त्रिज्या बोलते हैं, वृत्तीय कक्षा की त्रिज्या। इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। और इसको बोलते हैं आवेश। ये लो हिंदी में लिख दिया। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया जो हमें चाहिए था, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई क्यू बी आर। क्यू क्या है, चार्ज, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, आर क्या है, सर्कुलर पाथ की रेडियस या वृत्तीय कक्षा की या वृत्तीय पथ की त्रिज्या। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ तक की बात सभी लोग जल्दी से नोट करें, 10 सेकंड का टाइम है, फिर अगला चलते हैं कि क्या हमें देखना है। जल्दी से सभी लोग नोट करें, फिर आगे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो आ जाओ, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा और फार्मूले देखते हैं। अगला देखना, हमें बोला तीव्र गतिशील कण से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ आप एसोसिएटेड विद ए फास्ट मूविंग पार्टिकल, यानी कि एक पार्टिकल जो बहुत फास्ट मूव कर रहा है, तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा। क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं हम, एक मिनट रुकना, थोड़ा पानी पी ले रहे हैं भाई। हाँ हेलो, हेलो, आवाज क्लियर है, चलो। तो क्या बोल रहा है कि द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए फास्ट मूविंग पार्टिकल, मतलब एक पार्टिकल है जो बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है, तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। तो देखना मैं बता रहा हूँ क्या होगी। हमें पता है लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, एच बाई एम भी, ये होता है। अरे बोलो, लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, एच बाई एम भी। लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, एच बाई एम भी। अगर 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 मैं अगला बात करूं, तो जो हमारा फोटोन का मास होता है, जो फोटोन का मास होता है वो क्या होता है, वो होता है एम इज इक्वल टू एम नॉट बाई 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, पूरे का ये रूट। ये हमारा फोटोन का क्या होता है, मास। जो फोटोन का इफेक्टिव मास होता है उसका ये फार्मूला होता है, क्या, फोटोन का जो एक्टिव मास है वो इसका फार्मूला होता है, क्या, एम इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये आप याद रखना, कहाँ से आता है, जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ पे आएगा, तो मैं बता दूंगा। हालांकि आपको मेनली न्यूमेरिकल करने से मतलब है, फार्मूला कैसे आ रहा है, क्या डेराइव करते हैं, कैसे आ रहा है, उससे ज़्यादा हमें मतलब नहीं है, क्योंकि फार्मूले को मैं चलो डेराइव भी करके बता दूंगा तो क्या तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा, डेरिवेशन हमें जरूरत ही नहीं है। हमें क्वेश्चन तुरंत क्लिक होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला यूज करना है। अरे क्लियर है कि नहीं, डेरिवेशन में बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अल्टीमेट, चाहे मैं डेरिवेशन कितना भी लंबा बता दूं, कितना भी छोटा बता दूं, हमें तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत ये क्लिक होना चाहिए कि फार्मूला कौन सा लगेगा और इसका फार्मूला क्या है। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है, मैं बता दे रहा हूँ ये क्या क्या है। जो अपना एम है, ये क्या है, फोटोन, मास ऑफ फोटोन। एम क्या है, मास ऑफ फोटोन। हिंदी में बोलते हैं फोटोन का द्रव्यमान, हिंदी में फोटोन का द्रव्यमान, फोटोन का द्रव्यमान। अगला जो एम नॉट है, एम नॉट क्या है, मास ऑफ, सॉरी,
रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन यानी फोटोन का विराम द्रव्यमान है। एम नॉट क्या है? फोटोन का विराम, फोटोन का विराम द्रव्यमान, फोटोन का विराम द्रव्यमान, फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या है? फोटोन का विराम द्रव्यमान। बाकी v क्या है? वेलोसिटी। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। v क्या है? वेलोसिटी। v क्या है? वेलोसिटी जिसको वेग बोलते हो। और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश का वेग। क्या है? प्रकाश का वेग। क्या है? प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड लाइट की स्पीड होती है। ये आप याद रखना, ये वैल्यू कि जो लाइट की स्पीड होती है कितनी होती है? 3 × 10⁸। हालांकि ये कैसे आता है जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा कि ये कैसे आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड। अभी आप याद रखो। तो देखना हमारे पास यहाँ पे मास आ गया, हमारे पास इस फार्मूले में m है, मास है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो क्या हम लोग लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू h बाई m की वैल्यू कितनी है? m0 बाई 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर का रूट इंटू v। ये क्लियर है भाई? हमने क्या किया यहाँ पे m की वैल्यू को पुट कर दिया। m क्या इतना है? m0 1 माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। जब इसको पुट कर दिए तो आप सभी लोग देखोगे, अगर देखोगे तो जो डिवाइड की वैल्यू है वो कहाँ चली जाएगी? ऊपर। तो यहाँ से हमारे पास लेमडा का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा? h इंटू 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, ये पूरा वैल्यू रूट में, और नीचे कितना होगा? m0 v। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यही तो हमसे पूछा था वेवलेंथ। ध्यान रखना m0 क्या है? रेस्ट मास ऑफ फोटोन। v क्या है? वेलोसिटी। यहाँ भी v क्या है? वेलोसिटी। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। और लेमडा क्या है? लेमडा वेवलेंथ है। यही तो हमें से पूछा है, तो ये हमारा हो गया आंसर जो हमें चाहिए था। क्या? लेमडा। लेमडा ही तो हमें क्वेश्चन में पूछा था। तो चलो यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर है? जल्दी से सभी लोग नोट करें, फिर अगला देखते हैं क्या है। जल्दी से। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो तो अगला आप देखना। अगला अगर बात करें तो आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। लो भाई लिख दे रहे हैं, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो चलो यहाँ तक की हमारी क्लास हो गई लेक्चर 4 मॉडर्न फिजिक्स का, जिसका दूसरा पार्ट मैटर वेव थ्योरी जो स्टार्ट हमने किया था वो यहाँ पर खत्म होता है। लेकिन चैप्टर भी ये खत्म नहीं हुआ है, 2 लेक्चर का मुश्किल से मान लो बचा है, क्योंकि अभी आज पूरा क्या पढ़े हैं? मैटर वेव थ्योरी और उस पर फार्मूले। कल इस फार्मूले के बेस्ड पर सभी क्वेश्चन करेंगे, और फिर इसके बाद जो भी थोड़ा बहुत बचा रहेगा उसको थ्योरी पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे। फिर लास्ट इसका जो लेक्चर होगा, उस लास्ट लेक्चर में आप ध्यान रखना कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, नीट के, जेई के, एम्स के या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, मैं उन सभी क्वेश्चन को लेकर के आऊंगा और उन सभी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। आप लोग पहले ट्राई करना, नहीं बनेगा तो मैं आगे बताऊंगा। तो चलिए यहीं पर अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन, सभी लोगों को नमस्कार। और इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहें, और अगर वीडियो में आपको कोई दिक्कत होती है या कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें बताएं कि सर ये डाउट है या ये दिक्कत है, तो मैं उसको अगले लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा। एक बार अगेन सभी को धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। लाइक और शेयर जरूर सभी लोग कर देना। जय हिंद, फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर।